हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। इस क्लास में हम कक्षा 12 इंग्लिश कंपलसरी के मॉडल पेपर 1 का सॉल्यूशन करेंगे। ये जो पहला मॉडल पेपर है आरबीएसई बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। इस मॉडल पेपर के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि बोर्ड परीक्षा में का पैटर्न किस प्रकार का रहेगा, कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, व्याकरण के किस भाग से कैसे प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। बोर्ड परीक्षा में पेपर हल करने के लिए आपको 3.25 घंटे का समय मिलेगा। पेपर है वो 80 नंबर का रहने वाला है। यहाँ आपके लिए कुछ सामान्य निर्देश दिए गए, आपको इन निर्देशों की पालना करते हुए पेपर को हल करना है। सबसे पहला निर्देश है, कैंडिडेट मस्ट फर्स्ट राइट हिज या रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपल्सरली, यानी आपको जो पेपर दिया जाएगा उसके ऊपर आपको रोल नंबर अनिवार्य रूप से लिखना है। दूसरा निर्देश है, ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी, आपको सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना है वो अनिवार्य है। तीसरा है, राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक ओनली, यानी आपको जो कॉपी दी जाएगी प्रश्नों के उत्तर आपको केवल उसी कॉपी में ही लिखना है, पेपर पर है वो किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है। चौथा निर्देश है, फॉर क्वेश्चन हैविंग मोर देन वन पार्ट द आंसर टू दोज पार्ट्स आर टू रिटर्न टुगेदर इन कंटिन्यूटी, यानी जिन प्रश्नों में एक से अधिक भाग है उनका उत्तर आपको एक साथ ही लिखना है। जैसे जो छोटे प्रश्न या 18वां प्रश्न एबीसीडी समझित रहने वाला है, उसमें अधिक भाग है तो उन 18वें प्रश्न को आपको पूरे को एक जगह ही करना है, 2 या 3 जगह टुकड़ों में नहीं लिखना है। आगे पांचवा निर्देश है, राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन बिफोर अटेम्प्टिंग इट, यानी प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले प्रश्न का क्रमांक है आपको अनिवार्य रूप से लिखना है, यानी जो प्रश्न संख्या आपको स्पष्ट रूप से दर्शानी, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ सके कि ये उत्तर है इस प्रश्न का है। इस प्रकार आपको इन निर्देशों की पालना करते हुए पेपर को हल करना है। आगे जो पेपर का सेक्शन है वो रीडिंग से संबंधित रहने वाला है, यानी इसमें 2 पैसेज पूछे जाएंगे। पहला पैसेज है वो 9 नंबर का रहने वाला है, दूसरा पैसेज 6 नंबर का रहने वाला है। टोटल 15 नंबर के अनसीन पैसेज होंगे, यानी ये पैसेज आपने पहले कभी नहीं पढ़े। आपको इन पैसेज को पढ़कर जो नीचे प्रश्न पूछे गए उनका उत्तर देना है। ये बहुत ईजी रहने वाला, आपको केवल पढ़कर इसका उत्तर देना। अगर यदि आप पढ़कर थोड़ा इसको समझ लोगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी रहने वाला है। जो सबसे पहला प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जो नीचे प्रश्न दिए गए इनका उत्तर लिखना है। यहाँ आपकी सुविधा के लिए पैसेज का हिंदी अनुवाद भी दिए गए, ये हिंदी अनुवाद आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो। इसकी पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसी चैनल पर आपको कक्षा 12 के सभी विषयों के 10-10 मॉडल पेपर हल कराए जाएंगे। इसमें जो पैसेज है, मैन एज थ्रो द एजेज शॉट इन वैन फॉर एन इमेजनरी एलिक्जर ऑफ लाइफ द डिवाइन अमृता ए ड्रॉट ऑफ विच वाज थॉट टू कन्फर इमोर्टिलिटी, ये मुख्य रूप से जो जीवन के अमृत के बारे में बताए गए, यानी जीवन का मुख्य अमृत क्या है, बट द ट्रू एलिक्जर ऑफ लाइफ लाइज नियर टू आवर हैंड्स, यानी जो जीवन का वास्तविक अमृत है वो हमारे पास ही है लेकिन हम उसे बाहर खोजते हैं। फॉर इट इज द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स प्लेन वाटर, यानी जो जीवन का वास्तविक अमृत है वो इसमें सादे पानी को बताया गया है। जो प्लेन वाटर है वो जीवन का वास्तविक अमृत है। रिमेंबर वन डे स्टैंडिंग ऑन द लाइन विच सेपरेट्स द लीबियन डिजिट फ्रॉम द वैली ऑफ द नील इन इजिप्ट, यानी जो लेखक है वो बता रहा है कि ये बात मेरे को तब महसूस हुई जब मैं उस एक रेखा पर खड़ा था जो लीबिया के मरुस्थल को, जो नील नदी की घाटी है, उसे अलग कर रही थी। उस समय मुझे पता चला कि जीवन का वास्तविक अमृत है वो प्लेन वाटर है। ऑन वन साइड वाज विजिबल ए सी ऑफ बिलोविंग सैंड विदाउट ए स्पीक ऑफ ग्रीन और एक सिंगल लिविंग थिंग विजिबल एनीवेयर ऑन इट, यानी जिसके एक तरफ है एक रेत का लहलहाता समुद्र था, यानी एक मरुस्थल था जिसमें कहीं भी कोई ग्रीन वनस्पति नहीं थी और कोई भी जीवित प्राणी दिखाई नहीं दे रहा था। ऑन द अदर हैंड ले वन ऑफ द ग्रीनेस्ट मोस्ट फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरिया टू बी फाउंड एनीवेयर ऑन द अर्थ टिमिंग विथ लाइफ एंड वेजिटेशन, यानी दूसरी तरफ है एक हरा भरा इलाका, अधिकतम उपजाऊ एरिया और सघन बसे क्षेत्र दिखाई दे रहे थे जो कि जीवन और वनस्पतियों के साथ प्रचुरता से भरपूर थे। व्हाट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस, यानी ये आश्चर्यजनक अंतर है वो कौन उत्पन्न करता है। वाई इट इज द रिवर ऑफ द नील, यानी इस अंतर का मुख्य कारण जो नील नदी वो मानी जाती है, फ्लोइंग डाउन टू द मेडिटेरियन फ्रॉम इट्स सोर्सेज ए कपल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मील्स अवे, जो एक हजारों मील से दूर चल के आती है। जियोलॉजिस्ट टेल अस दैट द एंटायर सोल ऑफ द नील वैली इज द क्रिएशन ऑफ द रिवर इटसेल्फ, यानी जो भूगोल वेत्ता है वो हमें बताता है कि जो नील नदी घाटी है उसकी जमीन है वो स्वयं नील नदी ने बनाई है। ब्रॉट डाउन एज द फाइनेस्ट सिल्ट इन इट्स फ्लूड वाटर्स, यानी जब बाढ़ें आती है तो जब पर्वतों की ऊपर की जो भूमि या गाद होती है उसको वो बाढ़ के साथ लेके आती है। फ्रॉम द आइलैंड्स ऑफ एस्बिनिया एंड फ्रॉम रिमोट सेंट्रल अफ्रीका एंड लेड डाउन थ्रो द एजेज इन द थ्रो which the Nile flows into the sea. Egypt in fact was made by its river, जो इजिप्ट यानी एक मिस्र नामक देश है वो भी इस नील नदी के द्वारा ही बनाया गया है। इट्स एंशिएंट सिविलाइजेशन was created and is sustained by the life giving waters which come down year after
हियर विथ अनफेलिंग रेगुलरिटी, यानी ये जो प्राचीन सभ्यता सिविलाइजेशन का अर्थ होता है सभ्यता नील नदी के द्वारा ही बनाई गई, उसी के द्वारा पालन पोषण किया गया है। देयर इज नथिंग विच एड सो मच टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड एज वाटर, be it just a little stream trickling over the rocks or a little pond by the wayside where the cattle quench their thirst of an evening। यहाँ quench का अर्थ होता है प्यास बुझाना, यानी जल के माध्यम से प्राणी नहीं जो मवेशी है वो भी अपनी प्यास बुझाते हैं। द रेन फेड टैंक्स, यानी जो वर्षा निर्मित तालाब होता है, टैंक्स का अर्थ होता है तालाब, और तालाब का आपसे पर्यायवाची भी पूछा जा सकता है कि टैंक का पर्यायवाची क्या है। टैंक का पर्यायवाची है वो पॉन्ड होता है। जो वर्षा निर्मित तालाब आर सो कॉमन इन साउथ इंडिया एलाश, यानी जो दक्षिण भारत है उसमें वर्षा निर्मित तालाब है वो एक कॉमन बात है। ओपन सो सैडली नेग्लेक्टेड इन देयर मेंटेनेंस आर ए चेरिंग साइट व्हेन दे आर फुल, यानी उनका मेंटेनेंस पर है वो ध्यान नहीं दिया जाता, जो कि एक चिंताजनक बात है। बाकी उनका दृश्य है वो पूर्णतः देखने लायक होता है। दे आर ऑफ कोर्स शैलो बट इट लेस एविडेंट सिंस द वाटर इज स्लिट लेडन एंड थ्रो द लाइट बैक एंड द बॉटम डज नॉट देयरफॉर शो अप, यानी वो उतले यानी गहरे कम है, लेकिन जब उनके अंदर गाद अधिक होती है तो प्रकाश अंदर नहीं जा पाता, जिसके कारण वो हमें कम गहरे दिखाई देता है। दीज टैंक्स प्ले ए विटल रोल इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, विटल रोल यानी महत्वपूर्ण भूमिका, ये जो तालाब है जो दक्षिण भारतीय कृषि उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन मैसोर फॉर एग्जाम्पल मच ऑफ द राइस इज ग्रोन इन देम, यानी जो मैसोर राज्य है उसमें अधिकतर चावल है इन्हीं तालाबों के माध्यम से उगाए जाते हैं। सम ऑफ दीज टैंक्स आर सरप्राइजिंगली लार्ज एंड इट इज ब्यूटीफुल साइट टू सी द सनराइज और सनसेट और वन ऑफ देम, यानी इनमें से कुछ तालाब आश्चर्यजनक रूप से बड़े हैं, वहां पर जो सनराइज और सनसेट का दृश्य है वो आश्चर्यजनक रूप से देखा जा सकता है। वाटर इन द लैंडस्केप में बी कंपेयर्ड टू द आइज इन द ह्यूमन फेस, यानी जिस प्रकार मनुष्य के चेहरे पर आंखों की भूमिका होती है उसी प्रकार भूदृश्य में जल की भूमिका बताई गई। इट रिफ्लेक्ट्स द मूड ऑफ द ओवर बीइंग ब्राइट एंड गे व्हेन द सन शाइन्स, यानी जब है वो सूर्य उदय होता है तब तालाब है वो तो हमें चमकीले प्रतीत होता है। टर्निंग टू द डार्क एंड ग्लूमी व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट, यानी जब है वो आकाश बादलों से ढक जाता है या घटाटोप हो जाता है उस समय हमें ये काले और ग्लूमी दिखाई देता है। इस प्रकार जो पैसेज है इसको आपको पढ़कर इनके प्रश्नों का उत्तर देना है। या सामान्य जानकारी के लिए इसका हिंदी अनुवाद भी दिए गए, ये आप है वो पढ़ सकते हो। इसके बाद है वो प्रश्न पूछे गए। सबसे पहला प्रश्न है व्हाट इज द एलिक्जर ऑफ लाइफ, यानी जीवन का अमृत क्या है या जीवन का वास्तविक अमृत क्या है। इस पैसेज के अनुसार द एलिक्जर ऑफ लाइफ इज प्लेन वाटर, यानी इस पैसेज के अनुसार जीवन का वास्तविक अमृत प्लेन वाटर है। विच इज द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स, जो सभी तरल पदार्थ है उनमें एक सामान्य चीज है। आगे दूसरा प्रश्न है विच टू डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल रीजन्स आर मेंशन्ड इन द पैसेज, गद्यांश में किन दो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। इसमें दो भौगोलिक क्षेत्र, सबसे पहला है द लीबियन डेजर्ट और दूसरा द वैली ऑफ द नील इन इजिप्ट, यानी इसमें लीबिया के मरुस्थल और जो मिस्र में नील नदी की घाटी है उनका वर्णन किया गया है। आगे तीसरा प्रश्न है हाउ इज लीबियन डेजर्ट डिस्क्राइब, जो लीबिया का मरुस्थल है उसका वर्णन किस प्रकार किया गया है। द लीबियन डेजर्ट इज डिस्क्राइब्ड एज ए सी ऑफ बिलोइंग सैंड विदाउट ए स्पीक ऑफ ग्रीन और ए सिंगल लिविंग थिंग विजिबल एनीवेयर ऑन इट, यानी जो लीबिया का मरुस्थल है उसका वर्णन रेत के लहराते हुए समुद्र के रूप में किया गया है, यानी वहां पर विशाल रेत है जहां पर न तो कोई हरियाली का निशान है और न ही कोई जीवित प्राणी है वो दिखाई देता है। आगे चौथा प्रश्न है वाई इज वैली ऑफ द नील फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेटेड, जो नील नदी की घाटी उपजाऊ और घनी आबादी वाली क्यों है। द वैली ऑफ नील इज फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेटेड ड्यू टू रिवर नील्स वाटर सिल्ट डिपोजिट फ्रॉम डिस्टेंट आइलैंड्स विच सस्टेन अबेंडेंट लाइफ एंड वेजिटेशन, नील नदी की घाटी नील नदी के पानी और जो दूर के पहाड़ी इलाकों से बहाकर लाई गई गाद के जमाव के कारण उपजाऊ और घनी आबादी वाली है, जो प्रचुर जीवन और वनस्पतियों का पोषण करती है। इस कारण नील नदी की घाटी उपजाऊ और यहाँ घनी आबादी रहती है। आगे पांचवा प्रश्न है विच कंट्री इज मेड बाई इट्स रिवर, कौन सा देश अपनी नदी द्वारा बनाया गया है। इजिप्ट इज मेड बाई इट्स रिवर, जो मिस्र देश है वो इसकी नदी के द्वारा बनाया गया है। नदी का नाम है नील। द एंटायर सोइल ऑफ द नील वैली इज द क्रिएशन ऑफ द रिवर इटसेल्फ एंड इट्स एंशिएंट सिविलाइजेशन वाज क्रिएटेड एंड सस्टेन्ड बाय द रिवर, यानी नील नदी की पूरी घाटी स्वयं नदी की रचना है। इसकी प्राचीन सभ्यता भी इसी नदी द्वारा बनाई गई और पोषित की गई थी। आगे छठा प्रश्न है व्हाट प्लेज ए विटल रोल इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, दक्षिण भारतीय कृषि में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका उत्तर है रेन फेड टैंक्स, यानी जो वर्षा निर्मित तालाब है प्ले विटल रोल इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर इन मैसोर फॉर एग्जाम्पल मच ऑफ द राइस इज ग्रोन अंडर देम, यानी जो उदाहरण के लिए मैसोर में अधिकांश चावल है इन्हीं के माध्यम से उगाया जाता है। आगे जो सातवां प्रश्न है वो ग्रामर से संबंधित रहने वाला है, यानी इसमें आपसे पर्यायवाची या विलोम शब्द है वो पूछा जाता है। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन, यानी जिसका अर्थ है इनका आपको समानार्थी शब्द ढूंढना है। सबसे पहला ए लिक्विड विच इज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर इमोर्टिलिटी, यानी एक तरल पदार्थ जिसे अमरता के लिए आवश्यक माना गया उसे अमृत कहा गया। इसका उत्तर होगा एलिक्जर। दूसरा द स्काई कवर्ड विथ क्लाउड्स, यानी बादलों से ढके हुए आकाश को क्या कहा जाता है। इसमें सबसे अंत में आया ओवरकास्ट, यानी घटाटोप या बादलों से ढका हुआ आकाश। तीसरा है टू सेटिस्फाई द
फीलिंग ऑफ थ्रस्ट यानी प्यास की भावना को शांत करना क्या कहलाता है? क्वेंच यानी प्यास बुझाना या प्यास तृप्त करना, इसका उत्तर होगा क्वेंच। इस प्रकार इन तीनों वर्डों का आपको उत्तर लिखना है। इसमें जो इस प्रकार पहले प्रश्न से 9 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका आपको उत्तर पैसेज पढ़कर देना है। आगे दूसरा प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जो नीचे प्रश्न पूछे गए इनका उत्तर देना है। इसमें आपसे 6 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, इनका उत्तर आपको लगभग 20 से 30 वर्ड में लिखना है। इसमें पैसेज है, द एलिमेंट ऑफ नेचर हैव द एबिलिटी टू प्यूरिफाई नॉट ओनली थिंग्स बट आल्सो बीइंग एज वेल एज, यानी जो प्रकृति के तत्व है न केवल वस्तुओं को शुद्ध करने की क्षमता रखता है बल्कि प्राणियों को भी शुद्ध करने की क्षमता रखते हैं। मैन मेक्स यूज ऑफ एलिमेंट्स टू प्यूरिफाई हिज बॉडी, मनुष्य इन प्राकृतिक तत्वों का प्रयोग अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए करता है। वेरी ऑफन फॉर वांट ऑफ ए प्रॉपर एंड प्योर इन्वायरमेंट मैनी ए जम रिमेन्स हिडन इन सैंड्स एंड मैनी ए फ्लावर विदर्स अवे अनसीन इन थॉर्न्स, यानी बहुत बार उचित और शुद्ध वातावरण के अभाव में कई रत्न रेत में छिपे रह जाते हैं और कई फूल है वो कांटों के बीच अनदेखे ही मुरझा जाता है, यानी उनको उचित वातावरण है वो नहीं मिल पाता है। समटाइम्स इनसफिशिएंट एंड इम्प्रॉपर ट्रेनिंग स्पॉइल्स द इनबोर्न ट्रेट्स ऑफ वर्च्यू, इनबोर्न का अर्थ होता है जो जन्मजात और ट्रेट्स का अर्थ होता है गुण, यानी कई बार अपर्याप्त और जो अनुचित प्रशिक्षण है और सद्गुण के जो जन्मजात लक्षण है उनको खराब कर देता है। वर्च्यू का अर्थ होता है सद्गुण। इवन इफ द इनबोर्न नेचर इज ए लिटिल इम्प्योर वी कैन प्यूरिफाई इट इन एंड मेक इट परफेक्ट थ्रो नर्चर, यानी भले ही जन्मजात प्रकृति थोड़ी अशुद्ध हो लेकिन हम पोषण के माध्यम से इसे शुद्ध और परिपूर्ण है वो बना सकते हैं। डॉग्स इन द स्ट्रीट आर डर्टी एंड विथ डर्टी हैबिट्स, जो सड़क के कुत्ते वो गंदी आदतों के साथ गंदे होते हैं, बट ए वेल ब्रॉट डॉग इज नॉट ओनली क्लीन बट बिहेव वेरी मेथोडिकली एंड डिकेंटली, यानी जो लेकिन एक अच्छी तरह से पाला गया कुत्ता न केवल साफ होता है बल्कि बहुत ही व्यवस्थित और शालीनता से व्यवहार करता है। इनहेरिट एंड ट्रेट्स ऑफ एनिमल्स बट थ्रो ट्रेनिंग ही बिकम्स ए मैन, यानी मनुष्य को कुछ लक्षण पशुओं से विरासत के रूप में मिलते हैं लेकिन प्रशिक्षण के माध्यम से वह पूर्ण मानव बनता है, यानी मनुष्य को कुछ लक्षण पशुओं के समान होता है लेकिन जब वह इन लक्षणों को छोड़ के अन्य लक्षण अपनाता है तो पूरा मानव बनता है। थ्रू संस्कार एंड नेचर द इम्प्योर लेजेसी फ्रॉम द एनिमल्स इज वाश्ड ऑफ एंड द टैलेंट प्योरिटी इन मैन इज मेड टू शाइन, यानी संस्कार और प्रकृति के माध्यम से जानवरों से जो मिली अशुद्ध विरासत होती है वो धुल जाती है और जो मनुष्य के अंतर्निहित शुद्ध है वो चमकने लगती है, यानी जब संस्कार और प्रकृति का मनुष्य में समायोजन होता है तभी वह पूर्ण मनुष्य बनता है। पैरट्स स्पीक इफ ट्रेंड, यानी तोता बोलता है जब उसे प्रशिक्षित किया जाता है। दे कैन इमिटेट ह्यूमन स्पीच, वे मनुष्य के जो भाषण है उनकी नकल भी कर सकते हैं। 2 पैरट्स वर ब्रॉट अप बाई 2 पीपल, 1 वाज ए हंटर एंड 1 ए स्कॉलर, यानी 2 तोते थे वो 2 लोगों के द्वारा खरीदे गए जिनमें एक शिकारी था और दूसरा विद्वान। द फर्स्ट पैरट ब्रॉट अप बाई द हंटर स्पोक वर्ड्स ऑफ हार्शनेस, इट एक्सप्रेशंस वर क्रूड रूड एंड अनसिविलाइज्ड, जो पहला तोता था वो कठोरता के शब्द बोलता था, उसकी अभिव्यक्ति क्रूर अशिष्ट और असभ्य थी क्योंकि उसको शिकारी ने पाला था। द सेकेंड बर्ड हैज एक्वायर्ड सॉफ्टनेस इन स्पीच, इट स्पोक विथ रिफाइनमेंट एंड कल्चर, जो दूसरा तोता था वो बहुत ही सभ्य भाषा बोलता था, वह शालीनता और संस्कृति के साथ बोलता था। द फर्स्ट वन लर्न द वगलर स्लैंग ऑफ द करवल हंटर एंड हिज कस्टमर, जो पहला तोता था वो शिकारी था उसके और उसके कस्टमरों की भाषा सीख गया था। द लेटर वाज क्विक इन रिपीटिंग द काइंड वर्ड्स ऑफ अफेक्शनेट वेलकम एंड फेयरवेल इन द स्कॉलर्स हाउस, जो दूसरा तोता था विद्वान के घर में स्वागत और विदाई के दयालु शब्दों को दोहराने में तेज था। बोथ द पैरट्स वर ब्रदर बोर्न टू द सेम मदर बर्ड, यानी दोनों एक ही माता के जन्मे हुए भाई थे, बट ऑन अकाउंट ऑफ द ब्रिंगिंग अप एंड द एटमॉस्फेयर अवेलेबल अराउंड देयर एक्सप्रेशंस एंड बिहेवियर डिफर्ड वेरी ग्रेटली, लेकिन पालन पोषण और आसपास के वातावरण के कारण उनके व्यवहार में बहुत है वो अंतर था। It is not enough if we are born pure, we should also be brought up in a pure atmosphere among the cultured people, यानी ये शुद्ध पैदा होना ही पर्याप्त नहीं है, हमें सभी लोगों के बीच शुद्ध वातावरण में भी पाला जाना चाहिए, यानी हमारा जो वातावरण है वो सभ्य और शुद्ध लोगों का होना चाहिए। Purity will wither away or will get escaped by the finite time and place of impure एनवायरमेंट, अन्यथा जो जन्मजात शुद्धता है दूषित समय और अशुद्ध वातावरण के स्थान से मुर्दा जाएगी या उसे ग्रहण लग जाएगा, यानी मनुष्य को जीवन में शुद्ध पैदा होना अनिवार्य नहीं है बल्कि शुद्ध वातावरण और शुद्ध परिवेश में जीना है वो आवश्यक है, सभी लोगों के बीच रहना आवश्यक है। इसमें मुख्य रूप से जो संगति है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ आपकी सुविधा के लिए इसका हिंदी अनुवाद भी दिया गया है, यानी प्रकृति और संस्कार का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है या संगति का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, आप ये हिंदी अनुवाद और PDF से पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसके प्रश्न है, सबसे पहले व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, यानी जो प्रकृति के तत्व है उनकी क्या क्षमता है, ये सबसे पहले है दे हैव द एबिलिटी टू प्यूरिफाई थिंग्स एंड बीइंग्स, यानी उनमें वस्तुओं और प्राणियों को शुद्ध करने की क्षमता होती है जो प्रकृति के तत्व होते हैं उनमें।
दूसरा है व्हाट स्पॉइल्स द इनबॉर्न ट्रेट्स ऑफ वर्च्यू, जो सद्गुण के जन्मजात लक्षण होता है उनको कौन खराब करता है? इनसफिशिएंट एंड इम्प्रॉपर ट्रेनिंग स्पॉइल्स द इनबॉर्न ट्रेट्स ऑफ वर्च्यू, जो अपर्याप्त और अनुचित प्रशिक्षण है सद्गुण के जो जन्मजात लक्षण होते हैं उनको खराब कर देता है। तीसरा हाउ डज ओवर लेटेंट प्योरिफाइशन, यानी हमारी अंतर्निहित शुद्धता कैसे चमकती है? थरो संस्कार एंड नेचर द इम्प्योर लेगेसी फ्रॉम एनिमल इज वॉश्ड ऑफ एंड द लेटेंट प्योरिटी इज मैन इज मेड टू शाइन, यानी संस्कार और प्रकृति के माध्यम से जो जानवरों से हमें अशुद्ध विरासत मिलती है वो धुल जाती है और जो मनुष्य की अंतर्निहित शुद्धता है वो चमकने लगती है। चौथा प्रश्न है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है? एटमॉस्फेयर शेप्स बिहेवियर सिग्निफिकेंटली अनलेस ब्रॉट अप इन ए प्योर एनवायरनमेंट इनबॉर्न प्योरिटी इन मैन इज मेड टू शाइन, यानी वातावरण व्यवहार को महत्वपूर्ण रूप से आकार देता है। यदि पालन पोषण शुद्ध वातावरण में नहीं हो तो जो जन्मजात शुद्धता होती है वो भी मुरझा जाती है, यानी जो जन्मजात सद्गुण के लक्षण होते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। आगे पांचवा प्रश्न है फाइंड आउट द अपोजिट वर्ड फॉर सॉफ्टनेस, जो सॉफ्टनेस यानी कोमलता का आपको इसमें से विलोम शब्द छाड़ना है। इसमें कोमलता का विलोम शब्द आया हार्शनेस, यानी कठोरता, जो शिकारी के द्वारा पाला गया तोता था वो कठोरता के शब्द बोलता था। छठा प्रश्न है फाइंड आउट द सेम वर्ड फॉर द वर्च्यू वी गेट बाई बर्थ, यानी वह गुण जो हमें जन्मजात मिलता है उसका आपको समानार्थी शब्द ढूंढना है। इसका समानार्थी शब्द है इनबोर्न, यानी जन्मजात। इस प्रकार जो दूसरा प्रश्न है उसे 6 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। ये आपको पैसेज को पढ़कर इसका उत्तर देना है। ये उत्तर आपको सभी इसी पैसेज में से ही है वो लिखना, अपने मन से कोई भी उत्तर नहीं लिखना है। आगे सेक्शन बी है और राइटिंग से संबंधित रहने वाला है। इसमें तीसरा प्रश्न है यू आर सोनू या सोनम द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर, द ब्लॉक लेवल प्रोग्राम ऑफ युवा महोत्सव इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल, यानी आप सोनू या सोनम और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कल्चरल सेक्रेटरी हो। जो ब्लॉक लेवल प्रोग्राम युवा महोत्सव का वो आपके स्कूल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। राइट ए नोटिस इन अबाउट 80 वर्ड्स इन्वाइटिंग द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल टू टेक पार्ट इन दिस प्रोग्राम, यानी आपको 80 शब्दों में एक नोटिस लिखना है जिसमें विद्यार्थियों को सूचना देनी है कि आप इसमें भाग लो। ये नोटिस है वो 4 नंबर का रहने वाला है। नोटिस क्या तो हमें आपके इन्विटेशन है वो पूछा जाता है, दोनों में से आपको कोई एक हल करना है। नोटिस है वो बहुत ही इजी है, आपको इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। यानी नोटिस कैसे लिखा जाता है, आप कोई भी नोटिस लिखो सबसे पहले संस्था का नाम लिखना है। यहाँ संस्था का नाम है वो पर्सन में दिया गया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर, ये है वो हमेशा कैपिटल वर्ड में लिखना है। उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको दिनांक लगानी है, फिर लाइन के बीचों बीच में कैपिटल वर्ड में नोटिस लिखना है। नोटिस के बाद जो नोटिस का मुख्य टॉपिक है वो कैपिटल वर्ड में लाइन के बीचों बीच में लिखना है। उसके बाद आपको नोटिस शुरू करना है। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज द ब्लॉक लेवल प्रोग्राम ऑफ युवा महोत्सव ऑन 5 दिसंबर 2000 जो भी है, यानी सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारा संस्थान है वो युवा महोत्सव का ब्लॉक लेवल प्रोग्राम 5 दिसंबर को आयोजित करने जा रहा है। स्टूडेंट आर इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन वेरियस कल्चरल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग म्यूजिक, डांस, ड्रामा, पोइट्री एंड आर्ट्स, यानी विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए इनवाइट किया जाता है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मस्ट रजिस्टर विद देयर क्लास टीचर बाय द 30 नवंबर 2024, यानी आपको जब अपने क्लास टीचर के पास 30 नवंबर से पहले नाम लिखना है। जो इच्छुक विद्यार्थी है मेंशनिंग देयर चूजन कैटेगरी, दिस इज ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी शोकेस योर टैलेंट एट द ब्लॉक लेवल, यानी आपको ब्लॉक लेवल पर अपनी प्रतिभा को दिखाने का ये बहुत ही वंडरफुल अवसर है। उसके बाद अपना नाम लिखना है, जो पेपर में नाम दिया होगा वही लिखना, आपको अपना नाम है इसमें नहीं लिखना है। उसके बाद पद नाम लिखना है, या पेपर में नाम सोनू या सोनम दिया गया है, उसके बाद है वो पद नाम कल्चरल सेक्रेटरी दिया गया है तो उसके बाद आपको कल्चरल सेक्रेटरी लिखना है। इस प्रकार ये नोटिस लिखना है। नोटिस लगभग 80 शब्द यानी 6 से 7 लाइन का ही होगा। आपको इसका स्ट्रक्चर है विशेष रूप से ध्यान रखना है। नोटिस पूरा होने के बाद आपको इसको चारों तरफ से बॉक्स में बंद करना है। इसके अथवा में है वो इन्विटेशन पूछा जाएगा, आपको इन्विटेशन को या तो एक्सेप्ट करना है या उसको अस्वीकार करना है। यू हैव बीन इन्वाइट टू योर फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी, यानी आपको आपके दोस्त के द्वारा जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित किया गया। हाउ एवर यू विल नॉट एबल टू अटेंड ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन, यानी आप कुछ अपरिहार्य कारणों से इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। राइट ए पोलाइट रिप्लाई इन अबाउट 80 वर्ड डिक्लाइन द इन्विटेशन, यानी आपको इन्विटेशन को अस्वीकार करते हुए रिप्लाई लिखनी है। इसमें सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना, 2 लाइनों में एड्रेस लिखना, उसके बाद 1 लाइन छोड़ के दिनांक लगानी। दिनांक के बाद आपको डियर जो दोस्त का नाम है वो लिखना है। उसके बाद थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर बर्थडे पार्टी, यानी आपके जन्मदिन पार्टी मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल दैट यू थॉट ऑफ वन मी ऑन योर स्पेशल डे, यानी मैं विशेष रूप से आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने इस स्पेशल दिन पर मुझे आमंत्रित किया। अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यवश ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल फैमिली कमिटमेंट्स आई विल नॉट टू एबल टू अटेंड द सेलिब्रेशन, यानी कुछ अपरिहार्य पारिवारिक कारणों से मैं इस
सेलिब्रेशन को अटेंड नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी टू मिस इट एज आई वुड हैव लव्ड टू सेलिब्रेट विथ यू। आई होप यू हैव ए वंडरफुल बर्थडे पार्टी। मैं आशा करता हूँ कि आप एक सुंदर बर्थडे पार्टी मनाएं। लेट्स मीट सून सो आई कैन विश यू पर्सनली, यानी अगली बार जब हम मिलेंगे मैं आपको पर्सनली विश करूंगा। विशिंग यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको विशिंग करना है, यानी कोई भी मैरिज पार्टी हो सकती है, बर्थडे पार्टी हो सकती है, या कोई अन्य सेलिब्रेशन हो सकता है, उसमें आपको विश करना है। उसके बाद वार्म रिगार्ड्स, उसके बाद अपना नाम लिखना। अगर यदि पेपर में आपका नाम दिया गया तो वही लिखना। अगर यदि पेपर में नाम नहीं दिया गया तो आप कोई भी नाम है वो लिख सकते हो। इस प्रकार आपको इन्विटेशन की रिप्लाई देनी है। आप आगे चौथा प्रश्न है वो रिपोर्ट या पैराग्राफ से संबंधित रहने वाला, ये 5 नंबर का रहेगा। यानी आपको कोई एक टॉपिक दिया गया, उसको ऊपर रिपोर्ट लिखनी है। रिपोर्ट क्या तो हमें पैराग्राफ दिया जाएगा, यानी किसी एक टॉपिक पर आपको लगभग 100 शब्दों में पैराग्राफ लिखना है, लगभग 10 लाइन में इसका उत्तर देना है। इसमें पहला है योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए कैरियर फेयर लास्ट वीक, यानी आपके विद्यालय ने एक कैरियर मेला लास्ट वीक आयोजित किया। प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑन द प्रोग्राम इन अबाउट 100 वर्ड्स, यानी आपको इन 100 वर्ड्स में इस पर रिपोर्ट तैयार करनी है। यहाँ कुछ आपके लिए हिंट दिए गए, यानी इन हिंट का प्रयोग करते हुए आपको रिपोर्ट लिखनी है। सबसे पहले डेट एंड वेन्यू, यानी डेट और स्थान लिखना। मिनट स्पीकर एंड प्रोफेशनल पार्टिसिपेंट्स एंड स्टॉल्स एक्टिविटीज कंडक्टेड मोटिवेशन टाइप, यानी इसमें कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित की गई, कौन कौन मोटिवेशनल स्पीकर आए थे और इसमें कौन कौन सी बातें हुई। सबसे पहले आपको रिपोर्ट का है वो हेडिंग लिखनी है। हेडिंग में यहाँ दिया गया कैरियर फेयर, यानी कैरियर मेला एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर, यानी स्थान भी इसके साथ में लिखना है। और उसके बाद लिखना है बाइक, आगे आप अपना नाम भी लिख सकते हो, उसके बाद स्टूडेंट रिपोर्टर लिख सकते हो या सीधा स्टूडेंट रिपोर्टर भी लिख सकते हो। उसके बाद स्थान लगा के कोमा लिख के फिर है वो दिनांक लगानी, यानी ये रिपोर्ट आप कब लिख रहे हो उसकी दिनांक लगानी है। ये दिनांक है आपके जो कोई भी प्रोग्राम आयोजित हुआ उसके बाद की होनी चाहिए, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे कोई भी प्रोग्राम है वो 18 नवंबर को हुआ तो आप रिपोर्ट में 19 नवंबर लिख सकते हो। इसमें सबसे पहले लिखना है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड ए कैरियर फेयर ऑन 18 नवंबर इन द स्कूल ऑडिटोरियम, यानी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर ने सफलतापूर्वक कैरियर मेले का आयोजन 18 नवंबर को स्कूल के ऑडिटोरियम में किया। द इवेंट वाज प्लान्ड बाय द कैरियर गाइडेंस कमिटी टू हेल्प स्टूडेंट एक्सप्लोर वेरियस कैरियर अपॉर्चुनिटी। जो प्रोग्राम थी इसकी योजना कैरियर गाइडेंस समिति के द्वारा बनाई गई। विद्यार्थियों के विभिन्न प्रकार के कैरियर अपॉर्चुनिटी जो भविष्य के अवसर है उनके लिए हेल्प करने के लिए द फेयर फीचर्ड एमिनेंट स्पीकर इंक्लूडिंग डॉक्टर राजेश शर्मा, यानी जो मुख्य वक्ता उनका 1-2 जनों का आपको नाम लिखना है। कैरियर काउंसलर एंड प्रोफेशनल फ्रॉम इंजीनियरिंग मेडिसिन एंड IT सेक्टर्स। ओवर 300 स्टूडेंट पार्टिसिपेट enthusiastically। 20 stalls displayed informative materials about different career fields. Activities include aptitude test, interactive session, and question and answer round. The highlight was a motivational talk by the entrepreneur Miss Priya Mehta, who inspired students to pursue their dreams with determination. The fair proved highly beneficial in guiding students, यानी आपको जो प्रोग्राम है उसकी विस्तृत रूपरेखा के बारे में बताना है, प्रोग्राम किस प्रकार मनाया गया, अंत में बताना है कि इसका प्रोग्राम का अंत है वो किस प्रकार हुआ। आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी जो रिपोर्ट है वो हमेशा पास्ट टेंस में ही लिखी जाती है, यानी पहले कोई घटना घटित हुई उसके बाद है वो रिपोर्ट लिखी जाती है। यहाँ आपकी सामान्य सुविधा के लिए इसका हिंदी अनुवाद भी दिए गए, ये आप है वो पढ़ सकते हो। इसके या तो हम आपको 100 शब्दों में पैराग्राफ लिखना है। यहाँ टॉपिक दिए गए हरियाणा राजस्थान, इनमें आपको इन बिंदुओं का प्रयोग करते हुए ये पैराग्राफ लिखना है। व्हाट वाज द कैंपेन, यानी ये अभियान है क्या। हाउ मैनी सैपलिंग्स वर एम टू प्लांट, यानी कितने पौधे लगाने का उद्देश्य रखा गया। हाउ डिड इट एनकरेज पीपल, ये लोगों को किस प्रकार प्रोत्साहित करेगा। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, यानी समाज का योगदान किस प्रकार रहेगा। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मॉनिटरिंग, यानी मॉनिटरिंग में टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी हरियाणा राजस्थान अभियान में शिक्षा विभाग का क्या योगदान रहा। इसमें आप जब भी कोई पैराग्राफ लिखो आपको सबसे पहले पैराग्राफ की हेडिंग है वो लाइन के बीचों बीच में कैपिटल वर्ड में लिखनी है, उसके बाद पैराग्राफ लिखना शुरू करना है। द हरियाणा राजस्थान अभियान वाज एन एम्बिशियस environment campaign launched by the Rajasthan government to combat and prompt afforestation. The campaign aimed to plant approximately about 50 million saplings across the state. It encouraged widespread participation through awareness program highlighting the importance of environment conservation. Community involvement was remarkable with villagers, NGO and urban residents actively participating in plantation drives. Technology played a crucial role through geotagging of saplings and digital monitoring system to track survival rates. The education department made significant contributions by organizing tree plantation activities in schools, integrating environment education in curriculum and encouraging students to become green ambassadors, ensuring long-term sustainability.
हरियाणा राजस्थान राजस्थान सरकार द्वारा मस्तूलीकरण से निपटने और वनीकरण को बढ़ावा देने शुरू किए गए एक महत्वाकांक्षी पर्यावरण अभियान है। इस अभियान का लक्ष्य पूरे राज्य में लगभग 5 करोड़ पौधे लगाना था। इसने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालने वाले जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से जो व्यापक भागीदारी उसको प्रोत्साहित किया। इसमें सामुदायिक भागीदारी उल्लेखनीय रही, जिसमें ग्रामीण गैर सरकारी संगठन NGO शहरी निवासियों ने वृक्षारोपण अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया। पौधों की जियो टैगिंग और उत्तरजीविता दर पर नजर रखने के लिए डिजिटल निगरानी प्रणाली के माध्यम से तकनीकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में वृक्षारोपण गतिविधियों का आयोजन करके पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा को एकीकृत करके छात्रों को ग्रीन एम्बेसडर बनने के लिए प्रोत्साहित करके महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित हुई। इस प्रकार आपको कोई भी टॉपिक दिया जा सकता है जिस पर आपको पैराग्राफ लिखना है। जो टॉपिक है विशेष रूप से जो वर्तमान के हाईलाइट मुद्दे हैं उन पर पूछा जा सकता है, जैसे हरियाणा राजस्थान है या ऑपरेशन सिंदूर है या कोई भी वर्तमान की घटी हुई घटना उस पर पूछा जा सकता है। आपको ये पैराग्राफ 5 नंबर का रहने वाला है, 100 वर्ड में लिखना, यानी लगभग 8 से 10 लाइन में इसके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है। ये जरूरी नहीं है कि आप इसके जैसा ही लिखो, आपको ये हेडिंग लगाकर आप अपने हिसाब से अपनी लाइनें बनाकर लिख सकते हो, लेकिन वो उसी टॉपिक से संबंधित होना चाहिए। यह आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 5वां प्रश्न है वो लेटर से संबंधित रहने वाला है। इसमें 2 लेटर दिए होंगे, दोनों में से आपको किसी एक को करना है। इसमें बिजनेस लेटर कहते हमें जॉब लेटर आ सकता है, या शिकायती लेटर कहते हमें जॉब लेटर आ सकता है, या ऑफिशियल या जो आपके पारिवारिक लेटर है उसके हाथों में भी जॉब लेटर पूछा जा सकता है। इसमें विशेषकर रूप से जॉब लेटर है हर बार पूछा जाता है, तो जॉब लेटर को तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहले यू आर मेगा या मेहुल, यानी आप मेगा या मेहुलो द प्रेजेंस ऑफ वाइन शॉप जस्ट ए फ्यू स्टेप्स अवे फ्रॉम योर स्कूल हैज बिकम ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न फॉर स्टूडेंट पेरेंट्स एंड टीचर, यानी आपके स्कूल से कुछ ही कदम दूर है एक शराब का ठेका है जो विद्यार्थियों के लिए, उनके अभिभावकों के लिए और शिक्षकों के लिए एक चिंता का विषय। मैनी स्टूडेंट फील अनसेफ एंड द लर्निंग एनवायरनमेंट इज गेटिंग डिस्टर्ब ड्यू टू फ्रीक्वेंट गैदरिंग्स नियर द शॉप, यानी कुछ विद्यार्थी ऐसे महसूस करता है जो सीखने का वातावरण है वो इसे डिस्टर्ब होता है, क्योंकि जो वाइन शॉप है उस पर अधिक लोग इकट्ठे होते हैं। राइट ए लेटर टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कंप्लेनिंग अबाउट द वाइन शॉप सिचुएटेड क्लोज टू योर स्कूल बिल्डिंग, यानी आपको जिला कलेक्टर को एक शिकायती पत्र लिखना है जिसमें बताना है कि आपकी स्कूल की बिल्डिंग के नज़दीक ये वाइन शॉप है, इसको हटाने की कृपा करें। ये लेटर है वो 5 नंबर का रहने वाला है। ये 5 नंबर है अलग अलग भागों में बंटे होता है। इन 5 नंबरों में से सबसे पहला जो भाग होता है उसमें 2 नंबर होता है। 2 नंबर में आपको अपना एड्रेस लिखना है, यानी जो लेटर भेज रहा है उसका एड्रेस, फिर दिनांक लगाने, उसके बाद जो रिसीवर है उसका एड्रेस लिखना है, उसके बाद बॉडी का 1 नंबर होता है, अंत के जो आपके योर सिंसियरली वगैरह और थैंकिंग होता है इनके 2 नंबर होता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, यानी पूरा स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए आपको लेटर लिखना है। सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, या मेगा या मेहुल स्टूडेंट क्लास 12th, या सीधा आप GSS बीकानेर से भी लिख सकते हो। उसके बाद आपको दिनांक लगानी है, फिर किसको लिख रहे हो, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बीकानेर डिस्ट्रिक्ट, सब्जेक्ट कंप्लेंट रिगार्डिंग वाइन शॉप नियर स्कूल। उसके बाद आपको सर या मैडम उनका संबोधन सब लिखना है। आई विश टू ब्रिंग योर अर्जेंट अटेंशन टू ए वाइन शॉप लोकेटेड नियर और स्कूल, मैं आपका ध्यान है वो हमारे स्कूल के नज़दीकी स्थित एक वाइन शॉप की ओर आकर्षित करना चाहूँगा या चाहूँगी। इट्स प्रेजेंट एज क्रिएटेड एन अनसेफ एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट, यानी इसकी उपस्थिति विद्यार्थियों के ऐसे वातावरण का निर्माण करती है। डेली गैदरिंग्स ऑफ Cated individual pose serious security threats. Many students feel intimidated while passing by. They frequent disturbance and inappropriate behavior have severely affected our learning environment. This violates norms prohibiting liquor shops near educational institute. I request immediate action to recollect the shop, ensuring student safety and a कंडक्टिव लर्निंग एटमॉस्फेयर, यानी मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप विद्यार्थी की सुरक्षा और रखने के वातावरण का ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से इसको दूसरी जगह लगाने का प्रयास करेंगे या इसे हटवाने का प्रयास करेंगे। थैंकिंग यू फॉर योर कंसिडरेशन, आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। आपको योर्स सिंसियरली लिखना है और उसके बाद अपना नाम लिखना है। नाम जो पेपर में दिया गया वही लिखना है, आपको स्वयं का नाम है वो नहीं लिखना है। इसके अथवा में जॉब लेटर पूछा जाएगा, यानी एक कोई अखबार में एडवर्टीजमेंट दिया गया, उस एडवर्टीजमेंट का उत्तर लिखते हुए आपको जॉब लेटर लिखना है। यानी कहीं कोई पोस्ट खाली है, किसी संस्था को किसी सदस्य की जरूरत है, तो आपको उसका उत्तर लिखते हुए बताना है कि आपको इस सदस्य की जरूरत है, मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है, मैं पूरी जो योग्यता है उनको पूरा करता हूँ और मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। इसका उत्तर लिखते हुए आपको लिखना है यू आर निधि या नमन, यानी आप निधि और नमन हो ए सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर विथ एम्पल एक्सपीरियंस, यानी आप एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर हो। यू हैव सीन एन एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर द पोस्ट ऑफ योगा टीचर एट ग्रीन वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर, यानी आपने द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है उसमें ग्रीन वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल का एडवर्टीजमेंट देखा जिसमें योगा टीचर की आवश्यकता है। राइट एन एप्लीकेशन फॉर द सेम इंक्लूड योर एक्सपीरियंस, आपको अपने अनुभव शामिल करते हुए क्वालिफिकेशन एंड अचीवमेंट इन डिफरेंट योगा कंपटीशन अटैच
सूटेबल रिज्यूम यानी आपको रिज्यूम भी इसके साथ है वो संलग्न करना है। सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, यानी कोई भी लेटर लिखो उसमें सबसे पहले ऊपर है वो सेंडर का एड्रेस लिखना है, जो आप भेजने वाले उसका एड्रेस लिखना है। इसमें निधि या नमन, उसके बाद 2 लाइन में एड्रेस, फिर डेट लगानी है। उसके बाद जिसको लिख रहे हो जो रिसीवर है उसका एड्रेस लिखना है, रिसीवर इसमें द प्रिंसिपल ग्रीन वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर। उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है एप्लीकेशन फॉर योगा टीचर पोजीशन। उसके बाद रेस्पेक्टेड सर या मैडम आपको संबोधन लिखना है। आई एम अप्लाइंग फॉर द योगा टीचर पोजीशन एडवर्टाइज ऑफ इंडिया। आई एम ए सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर विद ए डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन एंड 5 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। यानी कि जो आपने द टाइम्स ऑफ इंडिया में विज्ञापन दिया था, मैं उसके उत्तर में आपको ये पत्र लिख रहा हूँ। मैं एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर हूँ जिसने योगा एजुकेशन में डिप्लोमा कर रखा है और 5 वर्ष का इसमें टीचिंग का एक्सपीरियंस है। आई हैव सक्सेसफुली ट्रेंड स्टूडेंट ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स इन रेपुटेड इंस्टीट्यूट, यानी मैंने कई संबंधित संस्थाओं में कई लोगों को सक्सेसफुली योगा के क्षेत्र में ट्रेंड किया है। माई अचीवमेंट इंक्लूड गोल्ड मेडल एट स्टेट लेवल योगा चैंपियनशिप 2023 एंड सेकेंड पोजीशन एट नेशनल योगा कंपटीशन 2024, यानी मेरी उपलब्धियां शामिल है जिसमें मैंने स्टेट लेवल योगा चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता और जो नेशनल योगा कंपटीशन 2024 है उसमें मेरी सेकंड पोजीशन रही। आई हैव कंडक्टेड न्यूमेरियस वेलनेस वर्कशॉप्स। आई हैव पैशनेट अबाउट प्रमोटिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट थ्रू योगा एंड वुड बी ऑनर टू कंट्रीब्यूट योर स्कूल, यानी मैं आपके विद्यालय में योगा के रूप में महत्वपूर्ण योगदान देने का प्रयास करूंगा। माई डिटेल रिज्यूम इज अटैच्ड, यानी जो मेरा स्वर्त या बायोडाटा है वो इसके साथ अटैच है। योर सिंसियरली, फिर आपको अपना नाम है वो लिखना। ये जो जॉब एप्लीकेशन है हर परीक्षा में पूछी जाती है, स्ट्रक्चर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। ये जॉब एप्लीकेशन 3 नंबर की है, 2 नंबर का रिज्यूम है, तो इसमें 1 नंबर का ऊपर का बायोडाटा हो जाएगा, उसके बाद 1 नंबर का ये थ्योरी हो जाएगी, 1 नंबर का अंत का सैल्यूटेशन और आपका जो नाम है वो हो जाएगा। इस प्रकार ये 3 नंबर की जॉब एप्लीकेशन, 2 नंबर का रिज्यूम रहने वाला है। रिज्यूम में आपको सबसे ऊपर अपना नाम लिखना है, फिर उसके बाद एड्रेस लगाना है, फिर ईमेल और मोबाइल नंबर लिखना है। इसमें मोबाइल नंबर आपको अपने नहीं लिखना है, आप कोई भी अन्य मोबाइल नंबर है वो लिख सकते हैं। उसके बाद कैरियर ऑब्जेक्टिव, यानी आपका मुख्य उद्देश्य क्या है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी आपने कौन कौन सी एजुकेशनल डिग्रियां की है, किस संस्थान से की है और कब की है, ये सभी आपको इसमें दर्शाना है। उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, यानी आपको व्यावसायिक एक्सपीरियंस कितना है, कहाँ कहाँ आपने काम किया है वो आपको बताना है। उसके बाद अचीवमेंट और अवार्ड बताना है, यानी आपकी उपलब्धि क्या है, आपने कौन कौन से इनाम जीते हैं। उसके बाद आपको अपने स्किल बताना है। अंत में लैंग्वेज बतानी है, यानी आप किन किन लैंग्वेज में काम कर सकते हैं और उसके बाद रेफरेंस बताना है। इस प्रकार आपको अपना पूरा रिज्यूम लिखना है, रिज्यूम में पूरा अपना बायोडाटा देना है। यदि आपके भी कक्षा 12 में ऐच्छिक विषय के रूप में भूगोल है तो आज ही बूस्टर कोर्स ज्वाइन करें। और इस बूस्टर कोर्स में आपको संपूर्ण सिलेबस का फास्ट रिवीजन कराया जाएगा, 10 मॉडल पेपरों का सॉल्यूशन कराया जाएगा, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जाएंगे जो पूर्णतः बोर्ड पेपर के अनुरूप होंगे। ये कोर्स पूर्णतः रिकॉर्डेड है, इसके साथ में आपको पीडीएफ भी मिलेगा। ये कोर्स मात्र और मात्र 151 रुपये में मिलेगा। ये कोर्स खरीदने के लिए आप आज ही प्ले स्टोर से OR जाट एप्लीकेशन डाउनलोड करें और आपको कोर्स खरीदने में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो इन हेल्पलाइन नंबर पर आप है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोर्स किस प्रकार खरीदना है इसका एक वीडियो है वो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि आपको कोर्स है वो किस प्रकार परचेज करना है। आज ही कोर्स ज्वाइन करें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें और अपनी भूगोल की तैयारी को शानदार दिशा दे। धन्यवाद। जो सेक्शन सी है वो ग्रामर से संबंधित रहने वाला है, इसमें ग्रामर के छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये रिक्त स्थान से संबंधित रहने वाला है, यानी रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। इसमें छठा प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब गिवन द ब्रैकेट्स। इसमें 3 क्वेश्चन दिए होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहने वाला है, यानी फ्रेजल वर्ब के 3 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। इसमें सबसे पहला है कोरोना एपिडेमिक खालजगा इन इंडिया, यानी जो कोरोना महामारी है वो भारत में कब फैली थी। इसमें ब्रोक आउट का अर्थ होता है फैलना, इसमें ब्रोक आउट है वो सही होगी। ये ब्रोक थ्रू या ब्रोक आउट दो में से आपको एक सही है उसको सेलेक्ट करना है। दूसरा द स्टूडेंट मस्ट खालजगा ऑन देयर प्रिपरेशन टू गेट सक्सेस, इसमें जो कैरी ऑन का अर्थ होता है ध्यान देना, यानी विद्यार्थियों को अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए ताकि है वो सक्सेस प्राप्त कर सके। तीसरा है टू इट इज ऑलरेडी कूल प्लीज खालजगा द फैन, यानी ये पहले से ये अधिक ठंडा है इसलिए पंखा है वो बंद कीजिए। बंद करने का अर्थ में यहाँ टर्न ऑफ आएगा, टर्न ऑफ होता है चालू करना, टर्न ऑफ का अर्थ होता है बंद करना, इसमें सही उत्तर होगा टर्न ऑफ। इस प्रकार आपके फ्रेजल वर्ब का प्रश्न पूछा जाएगा। ये बहुत इजी रहने वाला है, 2 ऑप्शन दिए होंगे, दोनों में से आपको थोड़ा समझकर जो सही ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है। आगे 7वां प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट, यानी कोष्टक में जो कंजक्शन दिए गए इनका प्रयोग करते हुए आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इसमें सबसे पहला है सी कुड नॉट स्टडी वेल खालजगा सी गॉट गुड मार्क्स, यानी वह अच्छी तरह पढ़ाई नहीं कर सकी हालांकि फिर भी उसे अच्छे अंक मिले। इसमें है वो 2 आएगा, वैन का अर्थ होता है जब, इसमें 2 प्रयोग होगा। दूसरा है पे अटेंशन टू योर स्टडीज खालजगा यू में पास, यानी आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो ताकि तुम पास हो सको, या ताकि के अर्थ में सो दैट आएगा।
तीसरा है अनिल इज रिच खालिजगा ऑल द स्टूडेंट वांट टू इज फ्रेंड्स, यानी अनिल अमीर है इसलिए सभी लड़के उसके दोस्त बनना चाहता है। यहाँ इसलिए के अर्थ में है वो सो आएगा। इफ का अर्थ होता है यदि, जहाँ सिचुएशन लागू होती है वहाँ इफ का प्रयोग है वो होता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इन दोनों कंजक्शनों में से आपको एक कंजक्शन का प्रयोग करना है। अगर यदि आपको कंजक्शन प्रयोग समझ में नहीं आ रहा तो आप वाक्य का हिंदी अनुवाद कर लेना। हिंदी अनुवाद करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें सही कंजक्शन है वो कौन सा होगा। आगे 8 प्रश्न है कंबाइन इज सेट ऑफ सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड, यानी दो सेंटेंस दिए होंगे आपको, जो निर्देश दिए गए उनके अनुसार इन दोनों सेंटेंसों को मिलाकर एक वाक्य बनाना है। इसमें सबसे पहले ही हैज सम ड्यूटीज, यानी उसके कुछ कर्तव्य है। ही मस्ट परफॉर्म देम, उसको निभाना चाहिए। ही हैज सम ड्यूटीज टू परफॉर्म, यानी उसके पास निभाने के लिए कुछ कर्तव्य। इसमें आपको इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हुए वाक्यों को सम्मिलित करना है। दूसरा है द मंकी जम्प्ड ही रैन अवे, इसमें आपको पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए वाक्य को पूरा करना है। जंपिंग द मंकी रैन अवे, यानी कूदते हुए बंदर भाग गए। ये आपके लिए कंबाइन सेट से संबंधित रहने वाले यानी निर्देश अनुसार वाक्य उनको एक वाक्य में कन्वर्ट करना है। आगे 9वां प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द कंडीशनल वर्ब, जो कंडीशनल वर्ब है उसका आपको सही प्रयोग करते हुए इसकी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इसमें सबसे पहला इफ आई खालिजगा बी द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल आई वुड रन द स्कूल वेरी वेल, यदि मैं विद्यालय का प्रधानाचार्य होता तो मैं विद्यालय को बहुत अच्छे ढंग से चलाता। इसमें बी की जो फॉर्म है वो वर का प्रयोग होगा। दूसरा है इफ इंडिया हैड प्लेड वेल खालिजगा द मैच, इसमें आपको विन वर्ब है उसकी सही फॉर्म का प्रयोग करना है, यानी यदि भारत अच्छा खेलता तो वह मैच जीत जाता। इसमें पास्ट टेंस की बात हो रही है इसलिए वुड हैव वन, यानी वह यदि अच्छा खेलता तो जीत जाता। इसमें मुख्य रूप से शर्तें लागू होती है इसलिए इसे कंडीशनल वर्ब है वो कहा जाता है। इसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको वाक्य के अनुसार इन वर्ब का प्रयोग करना है। इस प्रकार ग्रामर के 4 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। आगे सेक्शन डी है पाठ्य पुस्तक से संबंधित रहने वाले, यानी आपको जो फ्लेमिंगो और विस्टास पाठ्य पुस्तक है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें प्रश्न है रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी जो नीचे क्वेश्चन दिए गए इसका आपको उत्तर पैसेज को पढ़कर देना है। ये 6 नंबर का रहने वाला है। 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो पैसेज है द रेड रैप चैप्टर है उससे पूछा गया है। ये पैसेज आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। यहाँ आपकी सुविधा के लिए इस पैसेज का हिंदी अनुवाद भी दिया गया है जिसे आपको पढ़कर इस प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें सबसे पहला प्रश्न है व्हाट वाज नॉट फाउंड इन द पैकेज, जो पैकेज है उसमें क्या नहीं मिला था। उसमें रेड रैप मिली थी, 3 नोट्स मिले थे, लेटर भी मिला था, लेकिन जो स्पून यानी चम्मच है वो नहीं मिला था। इसमें तीसरा है वो सही है। दूसरा है हाउ मेनी नोट्स वर देयर इन द पैकेज, उस पैकेज में कितने नोट्स थे, उसमें 3 नोट्स है वो थे। तीसरा क्वेश्चन है हाउ वाज द रेड रैप सेलर रेज्ड एज ए कैप्टन, यानी उसको एज ए कैप्टन के रूप में माना गया। इसमें चौथा है वो सही है। इस प्रकार 3 एबीसीडी के प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 प्रश्न अति लघुरात्मक यानी छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर 1 से 2 लाइन में देना है। जो पैसेज का चौथा प्रश्न है हु रोट द लेटर, यानी लेटर है वो किसने लिखा, टू हुम यानी किसको लिखा, लेटर किसने और किसको लिखा। द लेटर वाज रिटन बाय द पेडलर कैप्टन वॉन स्टेल, यानी जो लेटर है वो पेडलर के द्वारा लिखा गया जो कैप्टन वॉन स्टेल था। टू एडला विलियमसन द यंग गर्ल हु ओपन द पैकेज, एडला विलियमसन है उसको लिखा गया जो कि एक युवा लड़की जिसने वो पैकेज है वो खोला था। 5वां प्रश्न है व्हाट वाज द क्रिसमस गिफ्ट, ए स्मॉल रेड रैप वाज द क्रिसमस गिफ्ट, यानी क्रिसमस का गिफ्ट क्या था, एक छोटी चूहेदानी वो क्रिसमस का गिफ्ट था। छठा प्रश्न है हाउ डिड द रेड रैप सेलर एड्रेस द गर्ल, यानी जो रेड रैप सेलर था या जो चूहेदानी विक्रेता था उसने लड़की को किस नाम से संबोधित किया। द रेड रैप सेलर एड्रेस द गर्ल एज ऑनर्ड एंड नोबल मिस, यानी ऑनर्ड एंड नोबल मिस नाम से वो संबोधित किया था। इस प्रकार पैसेज से 6 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे जो बहुत ईजी रहने वाले। आपको पैसेज को देखकर इनका उत्तर देना है। 3 तो केवल एबीसीडी प्रश्न है जिनमें चारों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। 3 है वो छोटे प्रश्न है जिसका उत्तर आपको लिखना है। आगे 11वां प्रश्न है आंसर एनी ऑफ द क्वेश्चन फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, ये 3 नंबर का रहने वाला है, यानी 2 या 3 प्रश्न दिए होंगे, दोनों में 2-3 में से आपको किसी एक का है वो उत्तर लिखना है। ये प्रश्न है वो 3 नंबर का रहने वाला है। इसमें सबसे पहला है डिस्क्राइब द वर्क्स डन बाय गांधी जी फॉर इंप्रूविंग द हेल्थ कंडीशन इन चंपारण, जो इंडिगो चैप्टर है उससे लिए गए, यानी गांधी जी ने स्वास्थ्य सुविधाएं सुधार करने के लिए चंपारण में क्या क्या कार्य किए उसका आपको वर्णन करना है। गांधी जी वर्क extensively to improve health condition in Champaran. He arranged for a doctor to volunteer for 6 months providing basic medicine like castor oil, quinine and sulfur ointment to treat common ailments. He noticed the poor hygiene and filthy clothing of women and asked Kasturba Bai to educate them about cleanliness. He also emphasized sanitation by instructing ashram residents to maintain proper latrines, यानी गांधी जी ने चंपारण में स्वास्थ्य स्थिति में सुधार के लिए व्यापक रूप से कार्य किया। उन्होंने 6 महीने के लिए एक डॉक्टर को स्वयंसेवक के रूप में भी नियुक्त किया जिन्होंने सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए अरंडी का तेल जो कास्टर ऑयल होता है, कुनैन और सल्फर ऑइंटमेंट जैसी बुनियादी दवाएं प्रदान की। उन्होंने महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और गंदे कपड़ों पर ध्यान दिया। कस्तूरबा जो गांधी जी की पत्नी थी से उन्हें स्वच्छता के बारे में शिक्षित करने के लिए कहा। उन्होंने आश्रम के निवासियों को उचित शौचालयों के रख रखाव का निर्देश देकर स्वच्छता पर भी जोर दिया, यानी गांधी जी ने चिकित्सा स्वास्थ्य में सुधार के लिए एक डॉक्टर को लगाया, कुछ दवाइयों की व्यवस्था की, स्वास्थ्य
जो स्वच्छता संबंधी सुविधा सुधार उसके लिए कस्तूरबा गांधी को नियुक्त किया। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने का प्रयास है वो किया था। इस 11वें में दूसरा प्रश्न है, डिस्क्राइब द एफर्ट्स डन बाय द ऑथर टू कन्क्वर द फियर ऑफ वाटर, यानी लेखक ने वो पानी के डर को दूर करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए उनका आपको वर्णन करना है। ये जो डीप वाटर चैप्टर है उसे लिया गया है। द ऑथर हाइड एन इंस्ट्रक्टर हैड प्रैक्टिस्ड स्विमिंग 5 days फॉर ए वीक फॉर मंथ्स। द इंस्ट्रक्टर यूज्ड ए बेल्ट रोप सिस्टम टीचिंग हिम ग्रेजुअली ही लर्न टू एक्सेल अंडर वाटर एंड इनहेल अबव वाटर थ्रू रिपीटेड एक्सरसाइजेज। इसमें एक्सेल का अर्थ होता है श्वास छोड़ना और इनहेल का अर्थ होता है श्वास लेना। पीस बाय पीस ही मास्टर्ड लेग मूवमेंट्स एंड स्ट्रोक्स। He continued practicing alone, swimming in Lake Wentworth and Worm Lake, ultimately conquering his fear completely through persistent effort and determination। यह लेखक ने एक प्रशिक्षक को काम पर रखा और महीनों तक सप्ताह में 5 दिन तक तैरने का अभ्यास किया, यानी सप्ताह में 7 दिन में से 5 दिन उन्होंने तैरने का अभ्यास किया। प्रशिक्षक ने एक बेल्ट रस्सी प्रणाली का उपयोग किया जिससे उसे धीरे धीरे सिखाया गया। उसने बार बार के अभ्यास के माध्यम से पानी के नीचे सांस छोड़ना और पानी के ऊपर सांस लेना भी सीखा। धीरे धीरे उसने पैरों की गतिविधियां और हाथ चलाने की कला में भी महारत हासिल कर ली थी। उसने अकेले अभ्यास करना जारी रखा। वेंटवर्थ झील और वार्म झील में तैराकी की। अंततः निरंतर प्रयास और दृढ़ संकल्प के माध्यम से वह डर पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर ली। ये जो डीप वाटर है उसे लिया गया, यानी लेखक ने पानी का जो डर था या जो तैरने में जो डर उत्पन्न हो रहा था उस पर किस प्रकार विजय हासिल की, इसके बारे में आपको लिखना है। ये 60 वर्ड में लिखना है, यानी 5 से 6 लाइन में इसका उत्तर लिखना है। आगे 12वां प्रश्न है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20-30 वर्ड्स, यानी आपको 20 से 30 वर्ड में इसका उत्तर लिखना है। 2 से 3 लाइन में देना है। ये प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहने वाला है। इसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला है, व्हाट डज मिस्टर एमएल थिंक अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी मिस्टर एमएल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या सोचते हैं। ये जो द लास्ट लेसन है उसे ले गए। मिस्टर एमएल बिलीव्स दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, clearest and most logical language in the world. He considered it the key to freedom for enslaved people, यानी मिस्टर एमएल का मानना है कि फ्रांसीसी भाषा है वो दुनिया की सबसे सुंदर, स्पष्ट और सबसे तार्किक भाषा है। लॉजिकल का अर्थ होता है तार्किक। वैसे गुलाम लोगों के लिए स्वतंत्रता की कुंजी मानता है, यानी जो लोग दूसरों के गुलाम है उनको फ्रांसीसी भाषा बोलनी चाहिए, वह उनके लिए स्वतंत्रता की कुंजी के रूप में काम करती है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द नाम ऑफ द नॉवल रिटन बाय द अम्बर्टो इको, जो अम्बर्टो इको के द्वारा लिखा गया नॉवल या उपन्यास था उसका क्या नाम था। व्हाट इज द रीजन फॉर इट्स सक्सेस, यानी इसके सक्सेस होने का क्या कारण था। द नाम ऑफ द नॉवल रिटन बाय द अम्बर्टो इको इज द नाम ऑफ द रोज, यानी जो अम्बर्टो इको के द्वारा लिखा गया नॉवल था उसका नाम था द नेम ऑफ द रोज। ही डील्ड विद ए पीरियड ऑफ मीडियल हिस्ट्री एंड इट इज द रीजन फॉर इट्स सक्सेस, यानी उन्होंने इसमें मध्यकालीन इतिहास के कालखंड का वर्णन किया। यही इसकी भारी सफलता का मुख्य कारण है वो रहा है। इस प्रकार आपको दोनों प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ये 11वां और 12वां प्रश्न जो फ्लेमिंगो पाठ्य पुस्तक है उससे पूछे जाएंगे। उसके जो 13वां प्रश्न है वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट से संबंधित रहने वाला है, यानी आपको पोइम से 2 स्टैंजा दिए होंगे, दोनों में से आपको किसी एक ही सह प्रसंग व्याख्या करनी है। इसमें आपको सबसे पहले रेफरेंस लिखना है, यानी ये स्टैंजा किस पोइम से लिए गए, इसके पोइट कौन है, उसके बाद आपको इसकी व्याख्या करनी यानी एक्सप्लेनेशन करनी, इसमें मुख्य रूप से किस चीज के बारे में बताया गया है। ये 5 नंबर का रहने वाला है। इसमें सबसे पहला स्टैंजा है, एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डोम्स वी हैव imagined for the mighty deed, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring into us from the heavens brink। ये जो स्टैंजा आपके ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोइम से लिया गया, इसका रेफरेंस यानी संदर्भ है, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोइम ए थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन किट्स, जो जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई पोइम ए थिंग ऑफ ब्यूटी उससे लिया गया। उसके बाद है इसका कॉन्टेक्स्ट यानी प्रसंग, इसमें मुख्य रूप से किसके बारे में बताया गया है। द पोइट इज डिस्कसिंग वेरियस थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट प्रोवाइड इटरनल जॉय टू मैनकाइंड, यानी कवि सुंदरता के उन विभिन्न वस्तुओं के बारे में चर्चा कर रहा है जो मानव जाति को शाश्वत आनंद प्रदान करती है। He lists natural beauties and then moves on to beautiful stories and legends that give us continuous happiness, यानी वह प्राकृतिक सुंदरता की सूची बनाता है और फिर उन खूबसूरत कहानियां और किंवदंतियों की ओर बढ़ता है जो हमें निरंतर खुशी देती है। इसके बाद इसकी व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन, द पोइट सेज that the magnificent stories we have imagined about great heroes and mighty deed people are also things of beauty, यानी जो कवि कहता है कि महान नायक और शक्तिशाली मर्द जो पूर्वज के बारे में हमने जो भव्य कहानियां कल्पना की वे भी सुंदरता की वस्तुएं हैं। All the lovely tales we have heard or read act like an endless fountain of immortal drink that continuously pours down to us from heaven's edge, यानी ये सभी प्यारी कहानियां जो हमने सुनी या पढ़ी है एक अमृत पेय के समान, एक अमृत पेय के एक अनंत फंवारे की तरह कार्य करती है जो स्वर्ग के किनारे से हम पर निरंतर बरसती रहती है। These beautiful legends and stories provide everlasting joy and is
इंस्पायरेशन नेवर डिमिनाइजिंग इन देयर पावर टू डिलाइट अस। ये जो सुंदर किंवदंतियां और कहानियां शाश्वत आनंद और प्रेरणा प्रदान करती है, हमें प्रसन्न करने की उनकी शक्ति है वो कभी भी कम नहीं होती। इस प्रकार आपको इसकी व्याख्या करनी है। यहाँ आपकी सुविधा के लिए ये पूरा है वो हिंदी में भी दिया गया है, या पीडीएफ से पढ़ सकते हो। इसके अथवा में स्टैंजा ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ये जो स्टैंजा माय मदर एट 66 पोइम से लिखे गए हैं, जो कमला दास के द्वारा लिखी गई। इसकी दूसरी लाइन, आई सो माय मदर बिसाइड्स मी does open mouthed her face action like that of a corpse and realized with pain that she was old as she looked but soon put that throw away। इसमें आपको सबसे पहले रेफरेंस लिखना है, यानी इसका संदर्भ ये कहाँ से ली गई है। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोइम माई मदर एट 66 बाई कमला दास, यानी ये माई मदर एट 66 पोइम से ली गई है जो कमला दास के द्वारा लिखी गई। उसके बाद प्रसंग यानी कॉन्टेक्स्ट, दिस the poet is driving to the Cochin airport with her mother sitting beside her. During the journey, she observed her mother closely and realized the harsh reality of her aging। यानी अपनी माँ के साथ कोचिन हवाई अड्डे की ओर लेखिका जा रही है, जो उनके बगल में बैठी है। माता जी है वो लेखिका के बगल में बैठी हुई है। यात्रा के दौरान वह अपनी माँ को करीब से देखती है, उसके बूढ़े होने की कठोर वास्तविकता को महसूस करती है। आपको कॉन्टेक्स्ट यानी प्रसंग में मुख्य रूप से लिखना है कि इस स्टैंजा में किसके बारे में बताया गया। ये 2 से 3 लाइन से अधिक है वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या करनी है। द पोएट नोटिस्ड हर mother dodging with her mouth open, her face appeared pale and ashen resembling a corpse। यानी कवियत्री ने देखा कि उसकी माँ मुंह खोलकर ऊँग रही थी, उसका चेहरा पीला और राख जैसा दिख रहा था, जो एक शव यानी लाश के समान लग रहा था। दिस साइड मेड द पोइट पेनफुली अवेयर ऑफ हर मदर्स ओल्ड एज एंड मोर्टिलिटी। यानी इस दृश्य ने कवियत्री को अपनी माँ के बुढ़ापे और मृत्यु दर यानी नश्वरता के प्रति दर्दनाक रूप से जागरूक कर दिया। द कंपेरिजन टू ए कॉर्प्स फ्राइटेंड हर एज इट रिमाइंड हर दैट हर मदर वाज अप्रोचिंग डेथ। यानी जो शव से की गई तुलना ने उन्हें डरा दिया, क्योंकि उन्हें यह याद दिलाया कि उनकी माँ है वो मृत्यु के करीब पहुंच रही है। However, unable to bear this painful thought, she quickly pushed it away from her mind. The lines captured the poet's deep love for her mother and her fear of losing her। यानी हालांकि इस दर्दनाक विचार को सहन करने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने इसे जल्दी से अपने दिमाग से निकाल दिया, यानी इस विचार को उन्होंने दिमाग से निकाल दिया। ये पंक्तियां अपनी माँ के प्रति जो कवियत्री का गहरा प्रेम है और उनके खोने के डर को है वो दर्शाती है। इस प्रकार आपको इसकी व्याख्या करनी है। यहाँ आपकी सुविधा के लिए ये हिंदी अनुवाद भी दिए गए, या पीडीएफ से वो पढ़ सकते हो। आगे 14वां क्वेश्चन है, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड्स। ये प्रश्न है वो 3 नंबर का रहने वाला है, यानी आपको 2 प्रश्न दिए होंगे, दोनों में से आपको किसी एक का उत्तर लिखना है। 60 वर्ड्स में लिखना है, यानी लगभग 4 से 6 लाइन में इसका उत्तर लिखना है। ये जो प्रश्न है वो जो फ्लेमिंगो पाठ्यपुस्तक उसकी पोइम से रहने वाला है। इसमें सबसे पहले हाउ विल कीपिंग क्वाइट हेल्प क्रिएट ए बेटर वर्ल्ड, यानी जो शांत रहने की प्रवृत्ति है किस प्रकार एक सुंदर संसार का निर्माण करती है। ये जो कीपिंग क्वाइट पोइम उससे ले गए। कीपिंग क्वाइट विल हेल्प क्रिएट ए बेटर वर्ल्ड बाय अलोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग इट वुड स्टॉप वायलेंस एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, फिशरमैन वुड नॉट हार्म व्हेल्स, वारमांजर्स वुड अबेंडन कंप्लीट्स एंड वॉक पीसफुली विथ अदर्स। यानी मौन रहना आत्मनिरीक्षण और समझ की अनुमति देकर एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद करेगा। यानी जब आदमी मौन रहता है तो वह स्वयं का निरीक्षण करता है और उन्हें समझ विकसित होती है। ये हिंसा और जो विनाशकारी गतिविधियां रोक देती है, जैसे मछुआरे व्हेल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, युद्ध चाहने वाले संघर्ष को छोड़ देंगे, दूसरे के साथ शांति से चलेंगे। दिस मोमेंट ऑफ स्टिलनेस वुड हेल्प अस अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स बेटर, इंटरप्ट एंड over sadness and stop threatening each other with death. Silent reflection would bring humanity together in peace। यानी स्थिरता का क्षण हमें खुद को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। जब हम शांत हो गए तो खुद को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, हमारे दुखों में बाधा डालेगा, एक दूसरे को मृत्यु से डराना बंद करेगा। मौन चिंतन मानवता को शांति और सद्भाव के एक सूत्र में वो बांध देगा। इस प्रकार आपको इसका उत्तर है वो लिखना है। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम आंट जेनिफर्स टाइगर। ए क्वेश्चन आपके पोइम के सेंट्रल आइडिया से पूछा जा सकता है, इसलिए जितनी भी 5 या 6 पोइम है उसका आपको सेंट्रल आइडिया या उसकी थीम है विशेष रूप से ध्यान में रखनी, यानी इसका मुख्य उद्देश्य क्या है या इसके माध्यम से जो पोइम है वो क्या संदेश देना चाहता है। ये जो आंट जेनिफर्स टाइगर है उस पोइम से ले गया। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम इज कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ऑपरेशन एंड फ्रीडम, यानी ये उत्पीड़न, दमन और स्वतंत्रता के बीच के अंतर के बारे में इसमें बताया गया। आंट जेनिफर क्रिएट्स टाइगर थ्रू हर नीडल वर्क दैट आर फियरलेस, कॉन्फिडेंट एंड फ्री, रिप्रेजेंटिंग हर अनफुलफिल्ड डिजायर्स। यानी जेनिफर अपनी कड़ाई के माध्यम से ऐसे बाघ बनाती जो निडर, आत्मविश्वास, स्वतंत्र है, जो इनकी अधूरी इच्छाओं को प्रतिनिधित्व करता है। जो आंट जेनिफर थी उसकी इच्छाएं अधूरी थी। हाउएवर शी हरसेल्फ लिव्ड अंडर द ऑप्रेसिव वेट ऑफ हर मैरिज, वे अपने स्वयं के विवाह के दमनकारी बोझ के नीचे जीवन जीती है। इवन आफ्टर डेथ हर आर्ट विल सर्वाइव एज ए सिंबल ऑफ द फ्रीडम एंड स्ट्रेंथ शी कुड नेवर अचीव इन लाइफ। उसकी मृत्यु के बाद भी एकला उस स्वतंत्रता और शक्ति के रूप में जीवित रहेगी जिसे वह अपने जीवन में कभी प्राप्त नहीं कर सकी। यानी जो आंट जेनिफर है उसकी जो दमन
हुई इच्छा है उसके बारे में मुख्य रूप से बताया गया है। इसमें मुख्य रूप से दमन और स्वतंत्रता के बीच के विरोधाभास के बारे में बताया गया है। कॉन्ट्रास्ट का अर्थ होता है विरोधाभास। उसके बाद 15 प्रश्न है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 20-30 वर्ड्स। इसमें आपको 20 से 30 वर्ड में उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहने वाला है। ये भी पोइम से संबंधित पूछा जाएगा। इसमें सबसे पहला लिस्ट द नेचुरल थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोइम। द थिंग ऑफ ब्यूटी पोइम, द थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोइम है उसमें जो प्राकृतिक चीजों का उल्लेख किया गया उनका आपको वर्णन करना है। द नेचुरल थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड आर द सन, द मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, डेफोडिल्स, क्लियर स्ट्रीम्स, फॉरेस्ट, थिकेट्स एंड मस्क रोज ब्लूम्स। उल्लेखित जो सुंदरता की वस्तु है उसमें सबसे पहले सूर्य, चंद्रमा, पुराने और नए पेड़, डेफोडिल्स यानी जो नरगिस के फूल है, साफ झरने, कस्तूरी गुलाब के फूलों से भरी जंगल की झाड़ियां, ये सभी सुंदरता की वस्तुओं का इसमें उल्लेख किया गया है। दूसरा है व्हाट वाज द प्ले ऑफ द फोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड, यानी जो लोग रोड साइड या सड़क किनारे बैठे रहते हैं उनका क्या उद्देश्य है या वो वहां पर क्यों बैठे रहता है। द पीपल हु पुट अप द रोड साइड स्टैंड डिड नॉट वांट चैरिटीज, यानी जो रोड साइड या सड़क के किनारे लोग बैठे रहते हैं वो किसी भी प्रकार का दान या भिक्षा नहीं चाहते थे। वांटेड टू अर्न सम मनी फ्रॉम द सिटी पीपल, हुए शहर के लोगों से कुछ पैसा कमाना चाहते थे। दिस दे तो कुड इम्प्रूव देयर लॉट ए लिटिल, जिससे उनकी स्थिति में थोड़ा सुधार हो सके। दे ऑफर्ड देयर प्रोड्यूस फॉर सेल, वह अपनी उपज बिक्री के लिए पेश करता है, यानी वह वस्तुओं को बेचकर कुछ पैसे कमाना चाहते हैं। आगे 16वां क्वेश्चन है, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। ये भी 3 नंबर का रहने वाला है। इसमें 2 प्रश्न नहीं होंगे, दोनों में से आपको किसी एक प्रश्न को हल करना है। ये जो 16वां प्रश्न है जो विस्टास पाठ्य पुस्तक है उससे पूछा जाएगा। इसमें सबसे पहला है, डिड डॉक्टर सदाओ डू हिज ड्यूटी ऑनेस्टली, यानी क्या डॉक्टर सदाओ ने अपनी कर्तव्य ईमानदारी पूर्वक निभाया। एक्सप्लेन योर आंसर इज सुटेबल रीजन, यानी उचित कारण के साथ आपको अपने उत्तर की व्याख्या करनी है। जो द एनिमी चैप्टर है उसे लिया गया। ये इसका उत्तर है, यस सदाओ परफॉर्म हिज ड्यूटी ऑनेस्टली एज बोथ ए डॉक्टर एंड ए ह्यूमन बीइंग, यानी डॉक्टर सदाओ में एक मानव और एक डॉक्टर के नाते दोनों तरीके से अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाई। डेस्पाइट द अमेरिकन सोल्जर बीइंग हिज कंट्रीज एनिमी ड्यूरिंग वार टाइम सदाओ चूज टू हिज लाइफ, यानी युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिक के उनके देश का दुश्मन होने के बावजूद सदाओ ने उनकी जान बचाने का ऑप्शन चुना है। सदाओ ही स्ट्रगल विथ कंफ्लिक्टिंग लॉयल्टीज बिटवीन पेट्रोजियम एंड ह्यूमैनिटी, हालांकि उसने देशभक्ति और मानवता के बीच वफादारी के संघर्ष का सामना किया, यानी अगर यदि वह एक देश के सैनिक की जान बचाता है उसकी देशभक्ति पर है वो सवाल उठता है, अगर यदि उसकी जान नहीं बचाता है तो उसकी मानवता पर है वो सवाल उठता है, इसलिए उसने इन वफादारी संघर्ष का सामना किया। ही अल्टीमेटली प्रायोरिटीज हिज मेडिकल एथिक्स, यानी अंत उन्होंने अपनी चिकित्सा नैतिकता को प्राथमिकता दी। ही ट्रीट हिज प्रिजनर विथ ऑटमोस्ट केयर, demonstrating that compassion and professional duty transcend national boundaries and hatred, उन्होंने कैदी का अत्यधिक देखभाल के साथ इलाज किया, ये प्रदर्शित करते हुए कि करुणा और जो पेशेवर कर्तव्य है राष्ट्रीय सीमा और नफरत से ऊपर होता है, यानी मानवता है वो सर्वोपरि है। डॉक्टर सदाओ ने मानवता को सबसे ऊपर रखा था। 16वें का दूसरा प्रश्न है, हाउ वाज द टाइगर किंग किल्ड बाय द 100 टाइगर, यानी जो बाघ राजा 100वें टाइगर के द्वारा कैसे मारा गया। जो द टाइगर किंग चैप्टर उसे ले गए। ऑन द 3rd बर्थडे ऑफ हिज सन द टाइगर किंग गिफ्टेड ए टाइनी wooden tiger to his son. The toy was rough and has sleeves because an unskilled carpenter made it while playing. One of the silvers pricked the king, though it was removed. Inspection fled in Maharaja's right hand. It developed into a separating sword. The surgeons operated on the king, but Maharaja was killed in this manner. The 100 tiger killed him. यानी अपने बेटे के 30वें जन्मदिन पर टाइगर किंग ने उसे एक छोटा सा लकड़ी का बाग उपहार में दिया था, जो खिलौना थोड़ा खुरदरा था और उसमें छोटी फांसे यानी लकड़ी के बारीक टुकड़े निकले हुए थे, क्योंकि उसे एक अकुशल बढ़ई ने बनाया था, एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था। खेलते समय एक फांस है महाराजा को चुभ गई थी, हालांकि इसे निकाल दिया गया, लेकिन महाराजा के दाहिने हाथ में इंस्पेक्शन हो गया। ये एक पी भरे घाव में विकसित हो गया। सर्जनों ने राजा का ऑपरेशन किया, फिर भी राजा की मृत्यु हो गई। इस प्रकार जो 100वें बाघ ने खिलौने वाले बाघ के रूप में वो राजा को मार डाला। आगे 17वां प्रश्न है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20-30 वर्ड्स, यानी इसका उत्तर आपको 20 से 30 वर्ड में देना है। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहने वाला है। इसमें पहला है, हाउ कैन द इनडिग्निटीज ऑफ अनटचेबिलिटी बी थ्रोन अवे, यानी छुआछूत का अपमान है उसको किस प्रकार दूर किया जा सकता है। ये द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड वी हू आर ह्यूमन बीइंग्स चैप्टर से लिया गया। द इनडिग्निटीज ऑफ अनटचेबिलिटी कैन बी थ्रोन अवे थ्रू एजुकेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट, सोशल रिफॉर्म एंड कलेक्टिव रेजिस्टेंस। पीपल मस्ट रिकॉग्नाइज द इक्वल डिग्निटी ऑफ ऑल ह्यूमन्स रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, यानी शिक्षा, आत्मसम्मान, सामाजिक सुधार और सामूहिक प्रतिरोध के माध्यम से जो छुआछूत का अपमान है उसको दूर किया जा सकता है। लोगों को जाति की परवाह किए बिना सभी मनुष्य की समान गरिमा का वो पहचानना चाहिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, फॉर व्हाट पर्पज इज अंटार्कटिका रिगार्डेड एज द आइडियल प्लेस फॉर साइंटिफिक स्टडी, यानी जो अंटार्कटिका और साइंटिफिक स्टडी के लिए एक उचित जगह है वो क्यों है। द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर से लिए गए। अंटार्कटिका इज ए प्लेस वेयर वी कैन स्टडी द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ। इट इज डोर एंड
एज ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स लाई ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस। अंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहां पृथ्वी के वर्तमान, अतीत और भविष्य का अध्ययन कर सकते हैं। ये शुद्ध है, इसकी बर्फ की परतों में जो कार्बन के प्राचीन रिकॉर्ड है वो भी दबे हुए। इस प्रकार अंटार्कटिका एक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सही जगह मानी जाती है। 18वां प्रश्न है चूज द करेक्ट ऑप्शन एज आंसर, यानी इसमें 9 एमसीक्यू के प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे। 4 में से आपको किसी एक को सेलेक्ट करना है। ये जो आपकी विस्टास पाठ्य पुस्तक है उससे पूछे जाएंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है विच न्यूज़पेपर वाज देयर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द थर्ड लेवल। जो थर्ड लेवल था उस पर कौन सा न्यूज़पेपर था, उस पर न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्क टाइम्स था। इसमें ऑप्शन 1 है वो सही है। आगे दूसरा प्रश्न है व्हाट वाज द नाम ऑफ चार्लीज साइक्रिस्ट। जो चार्लीज का साइक्रिस्ट था उसका क्या नाम था, उसका नाम सैम था। इसमें ऑप्शन 1 है वो सही है। तीसरा प्रश्न है हाउ ओल्ड वाज डेरी। डेरी कितने वर्ष का था, डेरी वाज 14 ईयर ओल्ड। इसमें ऑप्शन 4 है वो सही है। आगे चौथा प्रश्न है हाउ डिड मिस्टर लैम्ब लॉज इज लॉन्ग। जो मिस्टर लैम्ब है उन्होंने अपनी टांग है वो कैसे खोई थी, लॉस्ट इन एन एक्सीडेंट, यानी उन्होंने दुर्घटना में अपनी एक टांग खोई थी। इसमें ऑप्शन 2 है वो सही है। पांचवा प्रश्न है व्हाट टेरिबल वार्निंग डिड जितकला शाह रिसीव फ्रॉम हर फ्रेंड जुडविन, यानी फ्रेंड जुडविन से जितकला शाह ने क्या वार्निंग प्राप्त की, कटिंग ऑफ द हर हेयर, यानी उसके बाल है वो काटे जाएंगे। इसमें ऑप्शन 4 है वो सही है। आगे छठा प्रश्न है वाई डिड जितकला शाह फील ह्यूमिलिएटेड ड्यूरिंग द कटिंग ऑफ हर लॉन्ग हेयर, यानी जब उसके लंबे बाल काटे जा रहे थे तो जितकला शाह है वो ह्यूमिलिटीज क्यों फील कर रहे थे, यानी उसको घुटन क्यों महसूस हो रही थी। बिकॉज कटिंग हेयर वाज कंसिडर्ड ए वर्क ऑफ कोवाइडस अमंग हर पीपल, यानी बाल कटाना उन लोगों के मध्य एक कायरता का काम था। इसमें ऑप्शन 2 है वो सही है। आगे सातवां प्रश्न है हाउ मच मनी वाज टू बी पेड फॉर 50 रिंग्स। जो 50 रिंग्स थी उसके लिए कितने पैसे चुकाए गए, इसके लिए 3 लाख रुपए चुकाए गए। इसमें ऑप्शन 4 है वो सही है। आगे 8वां प्रश्न है हु वाज द हेड ऑफ द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। जो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम है उसका हेड कौन था, उसका हेड है वो जियोफ ग्रीन था। इसमें ऑप्शन 3 है वो सही है। आगे 9वां प्रश्न है वर वाज सदाओज वाइफ बोर्न। जो सदाओ की पत्नी थी उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसका जन्म यूएसए में यानी अमेरिका में हुआ था। इसमें ऑप्शन 1 है वो सही है। इस प्रकार आपके 18 में 9 एबीसीडी के प्रश्न पूछे जाएंगे जो विस्टास पाठ्य पुस्तक से होंगे। इस प्रकार आपके बोर्ड परीक्षा में 80 नंबर का पेपर आएगा। यहाँ हमने जो इंग्लिश का संपूर्ण मॉडल पेपर है उसका सोल्यूशन किया गया। बोर्ड पेपर है इसी पैटर्न पर आधारित होगा। इसी चैनल पर आपको कक्षा 12 के सभी विषयों के 10-10 मॉडल पेपर हल कराए जाएंगे। इनकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद, मस्त रहिए।